नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, हमारे पास घर मैनेज करने के लिए प्लान है, पैसा मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट है और टाइम मैनेज करने के लिए घड़ी है, लेकिन उस चीज का क्या जो इन सब को चलाती है? तुम हमारे दिमाग की बात कर रहे हो ना आरके? बिल्कुल। हम दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हमारा खुद का मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी गुस्सा, कभी स्ट्रेस, तो कभी फालतू की चिंता, ओवर थिंकिंग। सच तो ये है कि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और वही सबसे बड़ा दुश्मन भी। तो अगर आप अपने मन के घोड़े की लगाम अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं आनंद मूर्ति गुरमा की बेस्ट सेलर माइंड मैनेजमेंट। ये किताब कोई बोरिंग प्रवचन नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक गाइड है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे ध्यान से आप ना सिर्फ स्ट्रेस खत्म कर सकते हैं, बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। मन को मैनेज कीजिए, जिंदगी अपने आप मैनेज हो जाएगी। तो चलिए अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। आखिर ये मन है कहाँ? क्या ये हमारे दिमाग के अंदर कोई छोटी सी चिप है, या ये पूरे शरीर में फैला है, या फिर ये हमारे बाहर भी मौजूद है? आज हम जिन स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं, वे बताते हैं कि ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं है, बल्कि इसका जवाब हमारे स्वास्थ्य, हमारी खुशी और यहाँ तक कि हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं, सब कुछ तय करता है। वो है मन का प्रबंधन। लेकिन ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसा नहीं है। स्रोत हमें एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार देते हैं। क्या है वो? कि मन सिर्फ सोचने समझने की मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर और हमारे संसार दोनों की रचना करती है। ये समझना कि ये शक्ति कैसे काम करती है, हमें अपनी जिंदगी का ड्राइवर बना सकता है। तो चलिए इसे कमाल के आइडिया को परत दर परत खोलते हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि मन की असली फितरत क्या है, ये हमें अपने ही बुने जाल में कैसे फंसा लेता है, और सबसे जरूरी बात, हम इसके मालिक बनकर एक ज्यादा शांत और मजबूत जिंदगी कैसे जी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को सदियों से उलझा रखा है। शरीर पहले आया या मन? आमतौर पर तो हम यही मानते हैं कि शरीर एक हार्डवेयर है और मन उसके अंदर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर, यानी शरीर के बिना मन का कोई वजूद नहीं। और मजेदार बात यह है कि स्रोत इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। अच्छा? हाँ, उनके अनुसार ये धारणा गलत है। असल में मन से शरीर की उत्पत्ति हुई है, न कि शरीर से मन की। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। हमारा शरीर हमारे मन का ही एक भौतिक रूप है। अगर मन शांत है, आराम में है, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर मन लगातार चिंता, तनाव या गुस्से में है, तो वो ऊर्जा शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। सबसे ज्यादा बीमारियां व्यर्थ की चिंता से ही पैदा होती हैं। लेकिन ये बात विज्ञान के नजरिए से थोड़ी अलग लगती है। विज्ञान तो कहता है कि हमारा मस्तिष्क, जो कि एक अंग है, वही चेतना या मन को पैदा करता है। तो क्या स्रोत इस विरोधाभास को किसी तरह समझाते हैं? क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मन शब्द को सिर्फ मस्तिष्क की गतिविधि के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। यहाँ मन का मतलब है चेतना या कॉन्शियसनेस, वो ऊर्जा जो जीवन देती है। इसे ऐसे समझिए, बिजली के बिना बल्ब नहीं जल सकता, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन बिजली बल्ब के अंदर पैदा नहीं होती, वो तो पावर स्टेशन से आती है। वैसे ही शरीर रूपी बल्ब को जलाने वाली चेतना या मन सिर्फ मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि ये ज्यादा मौलिक है। वाह, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। जब मन में शांति होती है तो शरीर की हर कोशिका तक सही संदेश पहुंचता है और वो स्वस्थ रहती है। मतलब हम अपनी कार की बाहरी चमक दमक, उसके टायर, उसके रंग पर तो घंटों लगाते हैं, लेकिन जो इंजन उस पूरी गाड़ी को चला रहा है, यानी हमारा मन, हम उसके बारे में लगभग कुछ नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि उसमें कौन सा तेल डालना है और उसे कब आराम देना है। तो अगर मन सिर्फ दिमाग में नहीं है, तो फिर इसे ढूंढे कहाँ? क्या ये हवा में है, हमारे दिल में है? ये विचार थोड़ा उलझाने वाला है। बिल्कुल, और इसे ढूंढने की कोशिश ही हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, क्योंकि मन कोई भौतिक वस्तु है ही नहीं। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। कैसे? मन विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, यादों और एहसासों का एक अदृश्य समूह है। जैसे एक फूल होता है, वो हमें दिखता है, हम उसे छू सकते हैं, ये हमारा शरीर है।
लेकिन उस फूल के अंदर जो खुशबू है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं, और जो पूरे बगीचे को महका देती है, वो मन है। हाँ, वो मन है। ये तन के कण-कण में भी है और तन के बाहर भी। स्रोतों में मस्तिष्क की क्षमता का भी एक चौंकाने वाला जिक्र है। कहा गया है कि हमारे मस्तिष्क के सिर्फ एक न्यूरॉन में इतनी जानकारी समा सकती है जितनी एक पूरी लाइब्रेरी में होती है। अगर ये सच है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरा ब्रह्मांड हमारे दिमाग के अंदर समाया हुआ है। बिल्कुल, और यही बात हर व्यक्ति के अनुभव को अनोखा बनाती है। हर किसी का मन, उसकी यादों, उसके अनुभवों का एक अनूठा मेमोरी कार्ड है। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक सत्संग में 100 लोग बैठे हैं, मंच से एक ही बात कही जा रही है, माहौल एक जैसा है, लेकिन क्या 100 के 100 लोगों का अनुभव एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। किसी का ध्यान गुरु के शब्दों पर होगा, किसी का ध्यान बगल में बैठे व्यक्ति की महंगी माला पर होगा, और कोई सोच रहा होगा कि घर जाकर क्या खाना है। सही कहा, जगह एक है, पर हर किसी का मन उसे अपनी एक अलग दुनिया में ले गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सबका मन एक दूसरे से पूरी तरह कटा हुआ है, जैसे अलग अलग द्वीप हों, या फिर इन द्वीपों के नीचे कोई जमीन है जो इन्हें जोड़ती है? यहाँ पर स्रोत एक और भी गहरा विचार सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर मन अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन असल में एक वैश्विक मन है जो हम सबको जोड़ता है। वैश्विक मन? हाँ, जैसे अलग अलग पेड़ मिलकर एक जंगल बनाते हैं, वैसे ही हम सबके मन मिलकर इस संसार की रचना करते हैं। इसी वैश्विक मन को कुछ दर्शनों में माया कहा गया है। ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल बात नहीं है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसे आज के दौर में कैसे समझें? ये वैश्विक मन या माया का कॉन्सेप्ट आज की दुनिया में कहाँ दिखता है? आप इसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना की तरह देख सकती हैं। सोचिए, कैसे एक मीम, एक विचार या कोई खबर रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और करोड़ों लोगों के मन में एक साथ घर कर जाती है। हाँ, ये तो होता है। कैसे फैशन ट्रेंड्स या राजनीतिक विचार एक लहर की तरह पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। ये उसी वैश्विक मन का एक छोटा सा उदाहरण है, जहां हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। मन से सिर्फ हमारा शरीर नहीं, बल्कि ये पूरा संसार बना है जिसे हम अनुभव करते हैं। और सबसे मजेदार और शायद दुखद बात भी यही है कि जिस मन ने इस पूरे संसार को बनाया, वही अक्सर इसमें बुरी तरह फंस भी जाता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई मकड़ी बड़ी मेहनत से एक सुंदर सा जाला बनाए और फिर खुद ही उसमें उलझ कर रह जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। योग वाशिष्ठ का उल्लेख करते हुए स्रोत यही कहते हैं कि मनुष्य अपने दुख का सामान खुद ही इकट्ठा करता है। हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, चाहे वो रिश्ते में हो, काम में हो या स्वास्थ्य में, कहीं ना कहीं वो हमारे ही पिछले चयनों का नतीजा है। हम चुनते तो सुख की उम्मीद में हैं, पर अक्सर हमारे हाथ दुखी लगता है क्योंकि हम मन के खेल को समझ नहीं पाते। ने ही अपने लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, तो ये मन हमें फंसाए कैसे रखता है? ये हमें असलियत से दूर कैसे ले जाता है? देखिए, मन का सबसे बड़ा हथियार है समय। ये हमें कभी वर्तमान में रहने नहीं देता। अच्छा। या तो ये हमें अतीत के पछतावों में उलझाए रखता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैंने वो कहा होता। या फिर ये हमें भविष्य की चिंताओं में धकेल देता है, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो। हम असल में यहाँ और अभी में नहीं जीते, बल्कि अपने विचारों और कल्पनाओं की एक फिल्म में जीते रहते हैं। इसका कोई उदाहरण है? शुरुआत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आप रात में एक सुनसान सड़क से गुजर रही हैं। एक अनजान आदमी आपकी तरफ तेजी से आता है। आपका मन तुरंत एक कहानी बनाता है। ये लुटेरा है, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आप डर जाती हैं, जबकि हो सकता है कि वो आदमी सिर्फ आपसे रास्ता पूछने आ रहा हो या मदद मांगने। वो डर उस बाहरी व्यक्ति ने नहीं, आपके अपने मन ने पैदा किया था, अपनी पुरानी यादों और कल्पनाओं के आधार पर। और मुझे लगता है इसमें अहंकार या ईगो की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये मैं सही हूँ और तुम गलत हो वाली लड़ाई कहाँ से आती है? अहंकार मन का ही एक हिस्सा है। आप उसे मन का सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, उसका काम है ये साबित करना कि मेरी दुनिया ही असली दुनिया है, मेरा नजरिया ही सही नजरिया है। स्रोत इसे एक ऐसे चश्मे की तरह बताते हैं जो हमारे मन ने पहन रखा है, और इस चश्मे से हमें सिर्फ अपनी ही दुनिया सही दिखती है। जब दो लोग ऐसे चश्मे पहनकर बात करते हैं तो वे असल में एक दूसरे से नहीं, बल्कि अपने अपने चश्मों से लड़ रहे होते हैं। इसी से सारे टकराव पैदा होते हैं। वाह, ये चश्मे वाली बात तो एकदम सटीक है। बिल्कुल,
और योगी कौन है? योगी वो है जो ये समझ जाता है कि उसने एक चश्मा पहना हुआ है और वो उसे उतारने की हिम्मत रखता है। इसीलिए गुरु नानक देव ने कहा था, मन जीते जग जीते। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। हाँ, क्योंकि असली लड़ाई बाहर है ही नहीं। महावीर ने किसी बाहरी दुश्मन को नहीं हराया था, उन्होंने अपने ही मन की इच्छाओं और विकारों को जीता था। असली वीरता रही है। ये सब सुनकर एक बात तो साफ हो रही है कि या तो हम मन के मालिक हैं या फिर उसके गुलाम, और ज्यादातर समय हम गुलामी ही कर रहे होते हैं। ये एक कड़वा सच है, और इससे भी कड़वा सच ये है कि हमारा मन ज्यादातर समय हमारे नहीं बल्कि दूसरों के नियंत्रण में होता है। हमारे सुख दुख, गुस्सा, शांति, इन सब का रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों के हाथ में दे रखा है। और वे लोग ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा बटन कब दबाना है। कोई हमारी थोड़ी सी तारीफ कर देता है, हम खुश हो जाते हैं। कोई हमारी आलोचना कर देता है, हम दुखी हो जाते हैं। अरे, ये रिमोट कंट्रोल वाली बात से मुझे याद आया, जब मैं पिछली बार एक मॉल में थी, एक सेल्समैन ने मेरी शर्ट की तारीफ की और बस 2 मिनट की बातचीत में मुझसे एक महंगा गैजेट खरीदवा लिया जिसकी मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं थी। घर आकर मैं सोचती रही कि ये हुआ कैसे। असल में उसने मेरे हाँ कहने वाले बटन को मुझसे बेहतर पहचान लिया था। उसने मेरी तारीफ सुनकर खुश होने वाली कमजोरी का बटन दबा दिया। बिल्कुल यही होता है। जब तक ये रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, हम एक रोबोट की तरह है जिसे कोई भी अपनी मर्जी से नचा सकता है। लेकिन जिस पल ये एहसास हो जाए कि ये मेरा रिमोट है और इसका कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, उसी पल हम योगी बनने की राह पर चल पड़ते हैं। सफलता और शांति की असली चाबी ये जानना है कि हमारा मन कैसे काम करता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस रिमोट कंट्रोल को, इस चाबी को वापस अपने हाथ में लेने का तरीका क्या है? क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका है? श्रोत में एक सरल अभ्यास का जिक्र है। हाँ, एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक बताई गई है। इसके लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं, इसे यहीं और अभी किया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले आराम से बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें। ठीक है, रीढ़ सीधी है। अब कुछ गहरी सांसें लें। नाक से गहरी सांस अंदर लें और मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ऐसा 2-3 बार करें ताकि शरीर थोड़ा स्थिर हो जाए। अब अगली प्रक्रिया में सांस अंदर भरते हुए मन में ओ की ध्वनि को महसूस करें और सांस छोड़ते हुए का गुंजन करें, जैसे कोई भंवरा गूंज रहा हो। ओम। जब आप ये करें तो महसूस करें कि यह ध्वनि आपके शरीर में कहां-कहां कंपन कर रही है, पेट में, छाती में या सिर में। बस महसूस करें। ये तो ध्यान जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें अलग क्या है? अलग बात अब आती है। कुछ देर ऐसा करने के बाद जब मन थोड़ा शांत हो जाए, तब अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने ही मन को एक आदेश दें। कहें, मन, विचार करो। क्या ये तो उल्टा लग रहा है। हम तो हमेशा मन को चुप कराने की कोशिश करते हैं, उसे सोचने के लिए क्यों कहें? यही इस अभ्यास का रहस्य है। सोचिए, अभी तक आपका मन आपका मालिक था। वो जब चाहता था विचारों को तूफान ले आता था और आप उसमें बह जाती थी। पहली बार आप मालिक की कुर्सी पर बैठ रही हैं और उसे आदेश दे रही हैं। अब देखिए क्या होता है। हो सकता है आपके आदेश देते ही मन एकदम खाली हो जाए, क्योंकि उसे पहली बार कोई देख रहा है, कोई उसे आदेश दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि विचारों की बाढ़ आ जाए। हाँ, हो सकता है। जो भी हो, बस एक साक्षी की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह उसे देखें, बिना उसमें उलझें। बस अपनी सांस पर ध्यान बनाए रखें। तो इसका मकसद विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उनसे एक दूरी बनाना है। बिल्कुल। इस अभ्यास से आप शरीर, मन और श्वास के बीच एक तालमेल बिठाते हैं। जब आप सजग होकर मन को कुछ करने का आदेश देते हैं, तो उसका अनियंत्रित दबाव आप पर से हट जाता है। आप विचारों के गुलाम नहीं रहते, उनके दृष्टा बन जाते हैं। और धीरे धीरे यही मन, जो अभी दुश्मन लगता है, आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सार यही निकलता है कि मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है, और इसे समझना और साधना ही एक कामयाब और सुकून भरी जिंदगी की असली कुंजी है। अंत में श्रोत एक बहुत शक्तिशाली विचार हमारे सामने रखते हैं। जब आपके पास एक सम्राट की तरह जीने की संभावना हो, तो आप एक गुलाम की तरह क्यों जिएं? मन की चाबी, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देके हम असल में गुलामी ही चुनते हैं। तो ये बातचीत हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल असल में किसके हाथ में है?
और क्या हम उस नियंत्रण को वापस लेने के लिए, उस सम्राट की तरह जीने के लिए सच में तैयार है? तो दोस्तों, ये थी माइंड मैनेजमेंट की वो तकनीकें जो आपको भीड़ से अलग करती हैं। गुरु माँ कहती हैं, मन की शांति बाजार में नहीं मिलती, इसे खुद के अंदर बनाना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होंगे, बल्कि एक शांत और मजबूत लीडर की तरह फैसले लेंगे। अगर आज आपको मन की शांति का रास्ता मिल गया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर पॉजिटिविटी को लॉक करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा टेंशन में रहते हैं। ये वीडियो उनके लिए दवा से बेहतर काम करेगा। और अब आज का वो सवाल जो आपकी मानसिक स्थिति यानी मेंटल स्टेट का आईना है। गुरु माँ ने किताब में कई तरह के ध्यान बताए हैं, जैसे ऊर्जा ध्यान, निष्क्रिय ध्यान आदि। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। दिन भर में वो कौन सी एक चीज है जो आपके मन को सबसे ज्यादा अशांत करती है? ए, भविष्य की चिंता, फ्यूचर वरी, बी, लोगों का व्यवहार, पीपल्स बिहेवियर, या सी, अपनी ही कोई पुरानी गलती, पास्ट रिग्रेट। अपना सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक कमेंट में लिखें। अपनी परेशानी को पहचानें और कमेंट में लिख दें, क्योंकि समस्या पहचानने से ही समाधान शुरू होता है। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे सुकून के एक नए पल और नई किताब के साथ। तब तक के लिए मन को शांत रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।